हेलो एवरीवन, आप सभी का नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी की डिमांड पर DU LLB 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि 2020 और 21 को छोड़कर 2016 से 23 तक के पेपर को एग्जामिन करके बनाए गए हैं। आज के सेशन के पहले प्रश्न में हमें रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर दोनों को देखना होगा, क्योंकि कभी कभी इन दोनों से 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखा गया है। इसलिए हम अपने सेफ जोन के लिए इन दोनों का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। इसको डेवलप किया A.V. डायसी ने। A.V. डायसी ने अपने कॉन्सेप्ट में रूल ऑफ लॉ को 3 मीनिंग्स में डिवाइड किया। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ और तीसरा, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इस कॉन्सेप्ट की आलोचना करते हुए अदर जूरिस्ट ने कहा कि डायसी डिस्क्रिशनरी और आर्बिट्रेरी पावर के बीच अपने कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। दूसरा, डायसी के रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ब्रिटेन की तरह कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए। तीसरा, डायसी ने अपने कॉन्सेप्ट में समान कोड का जिक्र किया, जो कि फ्रांस में फॉलो किए जाने वाला ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के अगेंस्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए स्पेशल कोड का जिक्र किया गया है और जिसे कॉमन लॉ सिस्टम में ज्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट से संबंधित 2 महत्वपूर्ण केसेस को भी हम मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला केस स्टेट ऑफ MP वर्सेस भरत सिंह है। ये 1967 का केस है, जिसमें कोर्ट ने MP पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज B को वॉइड बताया, क्योंकि ये सिटीजन के फ्रीडम ऑफ रिसाइड को इन्फ्रिंज करता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। इसलिए इस सेक्शन के वॉइड होने की वजह से इस सेक्शन के आधार पर जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया वो भी आर्बिट्रेरी होगा। आगे कोर्ट अपीलेंट का ये कंटेंशन रिजेक्ट कर देती है कि गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौरान कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ले सकती है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। आखिर में आप राम जवाया कपूर केस के जजमेंट को भी रिफर कर सकते हैं आपके इस केस के आंसर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दूसरा केस AK क्राइपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ये 1970 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर कहां तक एक्सटेंड होगी, इसकी बात स्पेसिफिकली आर्टिकल 73 और 162 करता है, इसलिए आप एक बार वो भी जरूर देखिए। अब हम इस कॉन्सेप्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस है राय साहब राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1955 का केस है, जिसमें कोर्ट बताती है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बिना कोई लॉ के एक पॉलिसी के आधार पर भी बिजनेस को अक्वायर कर सकती है। हालांकि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं करना चाहिए, और प्रेजेंट केस में एग्जीक्यूटिव एक्शन की वजह से पिटिशनर का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि कोई भी बुक जो कि पिटिशनर द्वारा प्रिंट और पब्लिश की जा रही है वही स्कूल की टेक्स्ट बुक के रूप में कंसिडर हो, या फिर अगर उनको स्कूल अथॉरिटी द्वारा टेक्स्ट बुक कंसिडर की भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। आखिर में कोर्ट बताती है कि 2 ऐसे सिचुएशन है जहां स्टेट गवर्नमेंट को ट्रेड बिजनेस को अक्वायर करने से पहले लॉ का सपोर्ट लेना होगा। पहला, ऐसी सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा हो, और दूसरा, ऐसी सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट को एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट हो। दूसरा केस आसिफ हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है। ये 1989 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती कि मेडिकल कोर्सेज के सिलेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करे, क्योंकि ये हाई कोर्ट की पावर के बियॉन्ड है। आगे कोर्ट बताती है कि लॉ बनाने की सुप्रीम अथॉरिटी लेजिस्लेचर के पास है, और वही डिसाइड करेंगे कि कब और किस सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाई जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर देती है। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। उम्मीद है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी आपके लिए हो गया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना ना भूले। चलिए अब हम दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर हर साल देखा गया है। इस टॉपिक में पहला प्रश्न आ सकता है कि किस लिमिट तक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन परमिसिबल है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण केस
इन ब्रीफ दिल्ली लॉज एक्ट 1951 है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि तीनों एक्ट में से दो एक्ट जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, जिसमें पहला था दिल्ली लॉ एक्ट 1912 और दूसरा द अजमेर मारवाड़ा एक्ट 1947, इन दोनों को कोर्ट ने वैलिड बताया। लेकिन पार्ट सी स्टेट लॉज एक्ट के सेक्शन 2 के लास्ट पार्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया, क्योंकि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा पहले के दोनों प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को सिर्फ किसी और लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए एक्ट को विद सम मॉडिफिकेशंस करके अपनी टेरिटरी में इन्फोर्स करने के लिए एम्पावर किया गया था। लेकिन पार्ट सी स्टेट लॉज एक्ट के सेक्शन 2 के लास्ट पार्ट में गवर्नमेंट को यह भी पावर दे दी गई थी कि गवर्नमेंट अपने स्टेट में ऑलरेडी इन्फोर्स लॉज को रिपील कर सकता है, जो कि किसी लेजिस्लेचर का एसेंशियल फंक्शन है जिसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। यानी कि डेलीगेशन सिर्फ नॉन एसेंशियल फंक्शंस का ही परमिसिबल है। इस टॉपिक से संबंधित दूसरा प्रश्न आ सकता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है और इसको कंट्रोल करने के लिए किन फैक्टर्स को यूज किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि लेजिस्लेचर का काम को आसान करने के लिए, दूसरा अनफोर्सिन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और तीसरा लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, यानी कि लॉ को टाइम और नीड के हिसाब से मॉडिफिकेशन करने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब लेजिस्लेचर का जो लोड है वो कम होगा और जो लेजिस्लेशन है वो डेलीगेट कर पाएगा। अब हम देखते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म जिनसे डेलीगेटेड पावर को कंट्रोल किया जाता है। तो इसको हम 3 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री कंट्रोल, दूसरा है प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और तीसरा है जुडिशियल कंट्रोल। इसमें अगर हम पहला देखें लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो इसमें लेइंग प्रोसीजर शामिल है। लेइंग प्रोसीजर से संबंधित इंपॉर्टेंट केस है एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1979। इसमें कोर्ट डेलीगेटेड अथॉरिटी द्वारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर जो कार्रवाई की गई उसको वैलिड बताती है। इस फैक्ट के बावजूद कि इस प्रोविजन में लेइंग प्रोविजन को मेंशन किया गया था, जिसको डेलीगेटेड अथॉरिटी ने फॉलो नहीं किया, तो कोर्ट ने इसके पीछे रीजन बताया कि इस प्रोविजन में वर्ड शेल जरूर यूज हुआ था, लेकिन ये पार्लियामेंट के सामने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करने को मैंडेटरी नहीं कहता, यानी कि वर्ड शेल कंक्लूसिव नहीं है। यहाँ इस एक्ट में दी गई लाइन से एक्सप्लिसिटली पता चल रहा था कि लॉ बनाने के बाद पार्लियामेंट के सामने एज सुन एज रखने की बात कही गई थी, लॉ इनेक्ट होने से पहले नहीं। तो यहाँ पर लेइंग प्रोसीजर किए बिना भी ये प्रोविजन वैलिड है, इसलिए इस प्रोविजन का सपोर्ट लेकर के डेलीगेटेड अथॉरिटी ने जो एक्शन लिया वो भी वैलिड माना जाएगा। यानी कि लेइंग प्रोसीजर मैंडेटरी हो भी सकता है और नहीं भी, ये हमें लॉ के वर्डिंग से पता चलेगा। अब हम देखते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म में जो दूसरा हेड था प्रोसीजरल, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। इसमें 2 पॉइंट्स है, पहला है प्री पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन और दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इनसे संबंधित भी 2 केसेस है हमारे केस मटेरियल में। इसमें पहला केस है गोविंद लाल वर्सेस एपीएम कमेटी 1976। इसमें कोर्ट ने डिस्कस किया कि क्या डेलीगेटेड अथॉरिटी द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गेजेट के साथ साथ लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना कंपलसरी है। तो इसमें कोर्ट ने बताया कि नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन ट्रेड कॉमर्स के वैल्यूएबल राइट्स को अफेक्ट कर सकती है, जिसके वायलेशन से पिनल कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आगे कोर्ट ने कहा कि चाहे वर्ड मैंडेटरी लिखा हो या नहीं, नोटिफिकेशन को लोगों के पास पहुंचाना मैंडेटरी है, जिसके लिए सामान्य जरिया है लोकल न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन को पब्लिश करना। पब्लिकेशन से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण केस है सोनिक इंडस्ट्रीज राजकोट वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ राजकोट। इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा टैक्सेस का पब्लिकेशन लोकल न्यूज़पेपर में कर दिया गया था। हालांकि वो एक शॉर्ट नोटिस के रूप में किया गया था, डिटेल में नहीं, लेकिन उन्होंने नोटिस उन्होंने न्यूज़पेपर में इशू किया वो पब्लिकेशन का पर्पस कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी और साथ ही ये लिखा गया था कि जो डिटेल में इसके बारे में इंस्पेक्शन आप म्युनिसिपैलिटी में जाकर के कर सकते हो। तो यहाँ पर पिटिशनर गलत थे जिन्होंने म्युनिसिपैलिटी में जाकर के इंफॉर्मेशन नहीं डिमांड की।
तीसरा कंट्रोल मैकेनिज्म है जुडिशियल कंट्रोल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ पेरेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखी जाती है। इस टॉपिक से तीसरा प्रश्न आ सकता है कि कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या है। तो कंडीशनल लेजिस्लेशन में लेजिस्लेचर लॉ बना देती है, लेकिन उस एक्ट को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव को दे दी जाती है, और एग्जीक्यूटिव उस एक्ट को तभी इन्फोर्स कर सकती है जब उस एक्ट में दी गई सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल किए जाए। इससे संबंधित 1878 का केस है क्वीन वर्सेस बुर्रा। इस टॉपिक से संबंधित फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डेलीगेटेड अथॉरिटी को टैक्स इंपोज करने की पावर डेलीगेट की जा सकती है। इससे संबंधित केस है दर्शन लाल मेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1992 का केस है। इसमें टैक्स इंपोजिशन पावर को लेजिस्लेचर ने डेलीगेट कर दिया था। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हाउस में जो हाई टैक्स इंपोजिशन किया गया है डेलीगेटेड अथॉरिटी द्वारा, वो रीजनेबल ग्राउंड पे किया गया है और वो सही है। इसके पीछे कोर्ट कुछ रीजंस बताती है। पहला रीजन है कि टैक्स स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग इंपोज किया गया है, जिनको लेजिस्लेचर को के सामने रखा भी गया था और उसके बाद में रूल्स फिक्स किए गए थे। दूसरा ग्राउंड कोर्ट बताती है कि रेट ऑफ टैक्स और जिन व्यक्तियों या कैटेगरी पे ये अप्लाई हुआ है, ये सभी पब्लिक ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करने के बाद फ्रेम किए गए हैं। इसलिए कोर्ट यहाँ पर पिटीशन डिसमिस करती है और ये कहती है कि डेलीगेटेड अथॉरिटी को हम टैक्स इंपोजिंग पावर भी डेलीगेट कर सकते हैं। इससे संबंधित आखिरी क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन, मॉडिफिकेशंस इत्यादि पर आ सकता है कि क्या डेलीगेटेड अथॉरिटी रेस्ट्रिक्शन, मॉडिफिकेशन इत्यादि कर सकती है लॉ में। इससे संबंधित पहला केस है लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1976 का केस है। इसमें पार्ट 6 स्टेट लॉज एक्ट 1950 के सेक्शन 2 के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा पार्ट ए स्टेट के किसी भी कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट सी स्टेट में लागू कर सकती है, और इसी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट ए के बंगाल फाइनेंस एक्ट को मॉडिफाई करके पार्ट सी स्टेट में लागू करती है। लेकिन कुछ महीने बाद में फिर से डेलीगेटेड अथॉरिटी बंगाल फाइनेंस एक्ट में मॉडिफिकेशन करती है। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि मॉडिफिकेशन का पावर जो दिया गया है वो जब एक्ट को पार्ट सी स्टेट में लागू किया जा रहा था तभी यूज कर सकते थे, क्योंकि ये एक लिमिटेड पावर है। इसके बाद में अगर कोई भी मॉडिफिकेशंस करना है तो वो लेजिस्लेचर कर सकती है, एग्जीक्यूटिव नहीं। इससे संबंधित दूसरा केस है राजनारायण केस, जिसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसमें क्लैरिटी हुई होगी, और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे।